जी हां, ड्रैगन को दे मारा। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं महाबहस। मैं हूं जब्बार खान। बीते 8 महीनों से भूमाफियाओं जैसी हरकतें करने वाले चीन को आखिरकार समझ में आ गया कि अब उसकी चाल कामयाब होने वाली नहीं। अब दोनों देशों ने अपनी अपनी सेना पीछे ले जाने पर सहमति जताई है। चीनी सैनिक झील के उत्तरी तट पर फिंगर 8 के पूर्व की तरफ लौटने लगी है, यानी कि अप्रैल और मई 2020 से पहले की जो स्थिति थी अब वो बहाल हो रही है। वहीं पर भारत अपने सैनिकों को फिंगर 3 के पास स्थित परमानेंट बेस पर तैनात रखेगा और इसी तरीके की कार्रवाई नॉर्थ और साउथ दोनों छोर पर की जा रही है। यह भी तय हुआ है कि अप्रैल 2020 के बाद झील के उत्तरी और दक्षिणी तटों पर बनाए गए सभी निर्माण को दोनों देश नष्ट करेंगे। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में इसकी जानकारी दी। एक दिन पहले ही हालांकि चीन के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने वहां पर इस बात की जानकारी दी थी। मगर क्या इस पूरे मामले को ऐसा समझा जाए कि भारत और चीन के बीच में जो टकराव की स्थिति थी वो खत्म हो चुकी है? आगे आने वाले वक्त में जो गलवान है या दूसरे और ऐसे इलाके हैं जहां को लेकर के स्थितियां तनावपूर्ण अभी भी बनी हुई हैं, वहां के हालात के बारे में क्या होगा? आपको ले चलते हैं मेहमानों की तरफ, तारुफ कराए। लेकिन उससे पहले आइए आपको सुनवा देते हैं कि आज राजनाथ सिंह ने, रक्षा मंत्री ने क्या कहा और उस पर कांग्रेस ने क्या पलटवार किया। चीन का 43,000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा भारतीय भूमि पर अनधिकृत कब्जा है। चीन पूर्वी क्षेत्रों में भी अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर करीब 90,000 वर्ग किलोमीटर भूमि को अपना बताता है। भारत ने इन अनजस्टिफाइड क्लेम तथा अनधिकृत कब्जे को कभी भी स्वीकार नहीं किया है। सभापति महोदय, मैं सदन को यह भी बताना चाहता हूं कि भारत ने चीन को हमेशा यह कहा है कि बाइलेटरल रिलेशन दोनों पक्षों के प्रयास से ही विकसित हो सकते हैं। पैंगोंग लेक एरिया में चीन के साथ डिसएंगेजमेंट का जो समझौता हुआ है उसके अनुसार दोनों पक्ष फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट को फेज्ड, कोऑर्डिनेटेड एंड वेरीफाइड मैनर में हटाएंगे। चीन अपनी सेना की टुकड़ियों को नॉर्थ बैंक में फिंगर 8 के पूरब की दिशा की तरफ रखेगा और इसी तरह भारत भी अपनी सेना की टुकड़ियों को फिंगर 3 के पास अपने परमानेंट बेस धन सिंह थापा पोस्ट पर रखेगा। सभापति महोदय, बातचीत के लिए हमारी स्ट्रेटेजी तथा अप्रोच माननीय प्रधानमंत्री जी के इस दिशा निर्देश पर आधारित है कि हम अपनी 1 इंच जमीन भी किसी और को नहीं लेने देंगे। हमारे दृढ़ संकल्प का ही यह फल है कि हम समझौते की स्थिति पर पहुंच गए हैं। तो सरकार की तरफ से एक तरफ समझौते की बात कही गई, मगर इस पर कांग्रेस पार्टी ने कटाक्ष करते हुए किस तरीके से सरकार को घेरा है वो भी देखिए। Defense Minister Rajnath Singh's statement was finely nuanced. It revealed as much as it concealed. The fact is that while there is disengagement or an agreement to disengage on the north and the south bank of Pangsan Tso Lake, there is still no clarity as to what the government intends doing about the intrusions in Depsang, in Gogra, in Nakula, in Hot Springs, in Upper Subansiri district in Arunachal Pradesh. So therefore there are still a lot of unknowns. It's a process which has commenced and still there is no clarity whether there would be restoration of the pre-April 2020 situation. तो अब जबकि पैंगोंग झील के उत्तरी और दक्षिणी तट से जिस तरीके से दोनों देशों के बीच में समझौता हुआ है, यानी कि वहां से चाइना अपनी आर्मी को पैंगोंग झील के उत्तरी तट से वो पूर्व की तरफ ले जाएगी, इसी तरीके से भारतीय आर्मी अब फिंगर 3 के आसपास में ले आ जाएगी। यानी कि इस बीच में जो टसल था, जो रार थी, वो खत्म करने की दिशा में एक बड़ा समझौता है, क्योंकि इस रार के बीच में 9 दौर की बातचीत हो चुकी है और 9वें दौर की बातचीत करीब 15 घंटे तक चली। डिप्लोमेटिक स्तर पर या फिर दोनों सेना के कमांडरों के स्तर की बातचीत लगातार होती रही। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच में जून का महीना आपको याद होगा, जब दोनों सेनाओं के बीच में झड़प हुई थी और भारतीय 20 जवान शहीद हुए थे और 40
चीनी सेना के जवान मारे गए थे, लेकिन चीन ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया था, उसको छुपाता रहा था। हमारे साथ में कई सारे खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ आपसे करा देते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता के तौर पर अनिरुद्ध सिंह जी इस वक्त जुड़े हुए हैं। स्वागत है सर आपका। साथ में हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के नेता और प्रवक्ता विनोद सिंह साहब हैं। समाजवादी पार्टी के नेता के तौर पर फखरुल हसन चांद साहब हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर विपिन शर्मा जी हैं। हमारे साथ में रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर कर्नल गोपाल सिंह साहब हैं। हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर रिटायर्ड कैप्टन बेन झा जी हैं। हमारे साथ एक और रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर प्रफुल्ल बख्शी जी हैं। आप सभी मेहमानों का शुक्रिया के साथ में स्वागत है। शुरुआत मैं आज की इस चर्चा की प्रफुल्ल बख्शी जी आपसे ही करना चाह रहा हूं। इस समझौते के मायने क्या हैं और क्या स्थिति को स्टेटस के तौर पर देख रहे हैं आप, या फिर अभी भी बड़ी कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है? देखिए साहब, ये बात अब इधर उधर करने की नहीं है। बात बिल्कुल सीधी है। ये समझ नहीं आ रही, हमें समझ नहीं आ रही कि चीन क्या कर रहा है। चीन जो कर रहा है वो बिल्कुल अपने हित में कर रहा है। जहां पे उसको अपना उसका जो सुलझा हुआ जो ऑलरेडी सिचुएशन है उसी को हल कर रहा है। बाकी जहां पे उसको फायदा होता है वहां से उसकी बात ही नहीं करी। ना डेप्सांग की बात कर रहा है, ना हॉट स्प्रिंग्स की बात कर रहा है। ये तो सबसे ज्यादा तो खतरनाक डेप्सांग है। और फिर इस पूरे वार्तालाप में साउथ ऑफ पेंगोंग का क्या हाइट्स, जो 7 हाइट्स है, और जो हमने और बाकी जो हाइट्स ली हैं कैलाश की, उसके बारे में, पंगुर गैप के बारे में, ये सारी की सारी जो चीजें हैं ये अभी भी पूरी की पूरी क्लैरिफाई नहीं होगी। और क्या ये वार्तालाप सिर्फ गलवान घाटी और इनके आसपास की है? व्हाट अबाउट अरुणाचल? वहां पे क्या है? वो जो गांव बनाया है, उसके बारे में क्या बात है? यानी कि अभी जो प्रक्रिया आगे बढ़ी उस पूरी प्रक्रिया से आप पूरे तौर पर सहमत नहीं है। मगर मैं कैप्टन नहीं सहमत नहीं, क्लियर नहीं हूं। सहमत की बात नहीं है। ठीक है, क्लैरिटी नहीं है, क्लैरिटी नहीं आ रही है, कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम और है। इसी जी वो हमको मिल जाए। हाँ, अभी टिप्पणी करना ठीक नहीं होगा। ठीक है, इसी क्लैरिटी को कैप्टन बेन झा जी, इसी क्लैरिटी को जरा सा रखिएगा, क्योंकि विपक्ष ने आज जो सवाल भी रखे, राहुल गांधी ने आज एक ट्वीट भी किया कि साहब स्टेटस है क्या, स्टेटस को है पहले वाला या अभी की स्थिति क्या है, इसकी क्लैरिटी जरा सामने आए। सिर्फ एक बयान दे दिया गया रक्षा मंत्री की तरफ से पार्लियामेंट के अंदर। बेन झा जी। जब्बार जी, आपके थ्रू आपके चैनल को ये सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं इसको थोड़ी सी अलग तरह से देखता हूं। अभी जो विनोद कुमार बख्शी जी ने कहा, बिल्कुल उनका जो तर्क है बिल्कुल ठीक है जी। लेकिन आप ये याद रखें कि एक समझौता अभी आज के या कल हुआ है जिसकी सारे पक्ष पार्लियामेंट में नहीं रखे जा सकते हैं, क्योंकि ये मिलिट्री जो सीक्रेसी है उसके अंदर में तहत हुआ है और डिटेल्स क्या है वो हमें पता नहीं है। बख्शी जी बिल्कुल ठीक पूछ रहे थे कि हमारे जो हेलमेट टॉप, ब्लैक टॉप, स्पैंगलोर गैप, बाकी सब जो जगह में रेशांगला, वहां का क्या स्थिति है हमें पता नहीं है। लेकिन याद रखिए, जब ये स्टैंड अप शुरू हुआ था, एक बेसिक फैक्ट जो इंडियन आर्मी ने रखा था, इंडियन आर्म फोर्सेस ने रखा था कि हमें स्टेटस एंटी को जो है वो करना पड़ेगा। और उसकी स्थिति जो है वो उस समय में चीन जो था वो फिंगर 8 के पूर्व में था और हम लोग जो थे वो फिंगर 4 से पीछे थे हम लोग जी। तो वहां पे तो आ गई है। लेकिन एक चीज जो आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया हुआ है वो ये है कि ये जो चीन अभी पीछे जा रहा है, फिंगर 4 से लेके 8 तक जितने परमानेंट स्ट्रक्चर हैं सबको समाप्त किया जाएगा, सबको इरेज किया जाएगा। ये एक बड़ी डेवलपमेंट है जी। और इसके बाद उन्होंने कहा था कि फेज मैटर में एक फेज में ये विड्रॉल होगा या डी-एस्केलेशन होगा या सेनाएं जो पीछे जाएंगी और उसके बाद बाकी सब जो एरिया है उसके ऊपर में बात होगी। लेकिन याद रखिए, ठीक है, एक बहुत बड़ी चीज जो हमें ध्यान रखना पड़ेगा, मुझे और 30 सेकंड दीजिएगा, जो ध्यान रखना पड़ेगा वो है कि जो दौलत बेग ओल्डी और ये जो प्लेटो है, डेप्सांग प्लेटो है, वहां चीन की सेना 2009 से बैठी हुई है जी। हम इन तमाम बिंदुओं पर आगे चर्चा करेंगे। एक मैं सबसे कमेंट ले लूं, उसके बाद मैं इस चर्चा को ओपन करता हूं। मैं आपकी तरफ आना चाहता हूं।
जिस तरीके से तमाम चीजें सामने आ रही, विपिन शर्मा जी, क्या ये मान लें कि एक वक्त में भारतीय सेना फिंगर 8 तक जाकर के पेट्रोलिंग करती थी, अब भारतीय सेना वापस फिंगर 4 के पीछे यानी कि फिंगर 3 के आसपास रहेगी? ये भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि है, या चीन ने जो घुसपैठ की थी उस घुसपैठ से उसको हमने पीछे हटने पर मजबूर किया है? ये उपलब्धि माने, या फिर अपनी जमीन को हमने वापस लेने की प्रक्रिया की तरफ कदम बढ़ाया? देखिए, एक हकीकत तो यह है कि हिंदुस्तानी सेना फिंगर 8 तक थी यहाँ पर, आप इस बात को नकार नहीं सकते जी। और मैं ज़रूर ये मानूंगा कि मेरे साथ और भी जो बाकी पैनल के वो भी इत्तेफाक रखेंगे इस बात से। लेकिन उपलब्धि हम इसको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि देखिए, ये 2021-2020 की हिंदुस्तानी सेना है। यहाँ पर यह भी बात मद्देनजर रखनी पड़ेगी। हम लोग जिस तरह से हमने मुंह तोड़ जवाब दिया है चीन को, और यहाँ पर हमने अलग अलग तरीके से हमारे जो कूटनीति में बदलाव आया है, फॉरेन पॉलिसी में जो हम लोगों का, जिसको अंग्रेजी में पैराडाइम शिफ्ट कहते हैं, कि हमने ये ठान लिया था कि हम चाहे जिनजियांग की बात करें, ताइवान की बात करें, तिब्बत की बात करें, हांगकांग की बात करें, कि हम खुल के अब उनको समर्थन देंगे। और जिस तरह से हमने उनके एप्स पर प्रतिबंध लगाया और जो इंपोर्ट आइटम्स पर हमने प्रतिबंध लगाया, तो वो निश्चित बात है कि एक फाइनेंशियल सर्जिकल स्ट्राइक थी चीन पे, और उनको भली भांति उन्हीं की जुबान में वो हमारा संदेश मिल गया। और यहां पर अब समझना पड़ेगा कि अगर देखिए, पहले जो, अगर हम पीछे चले जाएं, ये 9 महीने का जो स्टैंड ऑफ था, उसके पहले दो साल पहले हमने देखा डोकलाम पे जो स्टैंड ऑफ हुआ, तो यहां पर ये दोनों पक्ष समझते हैं कि यहां पर युद्ध की स्थिति, युद्ध विराम का उल्लंघन हुआ, वो भी बात कड़वा सच है। लेकिन यहां पर यह समझना पड़ेगा कि 6 जून को जो एक समझौता हुआ था, जिसका उल्लंघन हुआ, और जो नहीं होना चाहिए था, वो 15 जून को हुआ, जब हमारे बहादुर 20 सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए। वो अलग बात है कि उनके 43 सैनिक मौत के घाट उतार दिए गए। तो यहां पर यह समझना पड़ेगा कि अब अगर कुछ समझौता हो रहा है, और यहां पर देखिए कि एक फेस्ड मैनर में, वेरीफाइड मैनर में, ट्रूप्स तो बाद में विड्रॉ होंगे, अभी टैंक्स पीछे जाएंगे, तो यहां पर उसका स्वागत होना चाहिए। क्योंकि यहां पर आशावादी होना पड़ेगा, सोच को भी सकारात्मक रखना पड़ेगा। और 100 बातों की एक बात मैं जरूर बोलना चाहूंगा कि फौज जो है, फौज को हम अगर एक आम नागरिक की दे सकते हैं, वो मनोबल, कि फौज हमेशा मनोबल पे काम करती है, और यहां पर मनोबल हमारी हिंदुस्तानी फौज का 7वें आसमान पर होना चाहिए। और यहां पर जो मामले राष्ट्रहित के होते हैं, उसमें कुछ मामलों में आप इस तरह से सवाल जवाब नहीं पूछने चाहिए। कुछ मामलों में यहां पर यह बात अलग है कि यहां पर अगर विपक्ष पूछ रहा है कि ये क्या बात है, हमारे को क्लैरिफिकेशन चाहिए, वो उनका पूरा हक है। यहां पर आम आदमी भी पूछ सकता है कि क्या हक है। लेकिन यहां पर जैसे पहले बोला गया था कि सर्जिकल स्ट्राइक को फर्जिकल स्ट्राइक करार दे दिया गया, सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे गए थे, तो यहां पर समझना पड़ेगा कि दोनों बातें अपनी जगह हैं। कि अब कोरोना का भी जैसे संक्रमण था, जो पहले उसको हम बोलते थे कि एक महज वायरस है, लेकिन बार बार समझ आया कि इसमें भी कुछ चीन का षड्यंत्र है। एक तरफ कोरोना का संक्रमण, दूसरी तरफ चीन के अतिक्रमण की जो चुनौती थी, वो दोनों एक तरफ से थी। तो यहां पर अगर हिंदुस्तान उससे जूझ रहा था, तो यहां पर समझना पड़ेगा कि एक सुर में सुर मिलाने की भी आवश्यकता थी। ठीक है। हमारे साथ में एक और नए मेहमान रिटायर्ड कर्नल गोपाल सिंह साहब भी जुड़ चुके हैं। आपका भी स्वागत है, मैं आपकी तरफ आऊंगा। लेकिन जिस तरीके से आज ये पूरा डेवलपमेंट सामने आया, और इन तमाम चीजों के बीच में आज पार्लियामेंट के अंदर रक्षा मंत्री ने जो बातें कही, लेकिन उस पर कांग्रेस पार्टी ने और खासतौर पर विपक्षी पार्टियों ने जिस अंदाज में प्रहार किया, या कांग्रेस पार्टी ने जिस अंदाज में सवाल उठाया, राहुल गांधी ने ट्वीट करके जो कुछ पूछा, ऐसी स्थिति में विनोद सिंह साहब, ये वक्त तो ये था कि कम से कम इतने लंबे समय से, करीब 8 महीने से ये सारा रार चल रहा था, इस बीच में आज एक बड़ा डेवलपमेंट सामने आया। गर्चे कल चाइना के अंदर वहां के ग्लोबल टाइम्स ने इस बात की जानकारी दी, मगर आज तो इसको एक तरीके से हर्ष के माहौल में, या एक संतुष्टि होनी चाहिए, एक तारीफ सेना की या सरकार की तो करनी बनती थी, या आज भी नहीं? देखिए, बिल्कुल जहां सेना की उपलब्धियां रहेंगी, सेना के शौर्य पराक्रम, सेना के सम्मान के लिए कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। आपके पैनल में हमारे पूर्व साथी हों या बॉर्डर पर तैनात साथी, सबका हमारी पार्टी हृदय से आभार व्यक्त करती है, आम देशवासी की तरह। अब सवाल महत्वपूर्ण है। देखिए, प्रधानमंत्री जी को और भारतीय जनता पार्टी को 7 साल जब लगातार झूले दर्जनों मीटिंग की, उनसे व्यक्तिगत दोस्ताना रिश्ते रहे, तब तक उनकी नीतियां इनको समझ में नहीं आई। अप्रैल 2020 के बाद जब सीमा पर गलवान में तनाव बढ़ा, 20 बहादुर जवानों की शहादत हो गई, उसके बाद वास्तविक हालात जो हर देशवासी की मांग थी, उसने पूछा कि वास्तविक स्थिति क्या है, कृपया आप अवगत कराइए।
लेकिन आज तक प्रफुल्ल बख्शी साहब ने बहुत सही कहा, अपनी जो उनकी चिंताएं भावनाएं वो हर एक देशवासी की भावना है, वो यही चाहता है। क्या अपडेट है, सरकार की तैयारियां क्या हैं? सरकार ने तो आज अपडेट किया ना विनोद सिंह साहब, सरकार का क्या ये अपडेट कि फिंगर 8 से पूर्वी दिशा में अब चाइनीज आर्मी जाएगी, हम फिंगर 3 तक 4 के आसपास में अपनी आर्मी को रखेंगे, ये एक अपडेट तो हुआ। जो निर्माण चीन ने किया था उस बीच में उसको वो ध्वस्त करेगा, इधर से जो निर्माण कराए गए थे ऐसा लगता था कि ये विवादास्पद है, उनको हटाए जाएंगे। ये एक डेवलपमेंट आपको दिखता नहीं है? जब्बार भाई, हम तो ये मांग करते हैं कि यथाशीघ्र अप्रैल 2020 वाली स्थिति यथास्थिति हो जाए। ठीक है, ठीक है अनुरोध सिंह जी, क्यों 9-9, 10-10 दौर की वार्ता हो रही है सरकार? ठीक है, हम शुभकामनाएं देते हैं। ठीक है, ठीक है अनुरोध सिंह जी, ये 8 महीनों से करीब 9 दौर की बातचीत हो चुकी है, ये अचानक इस बीच में तो कोई ऐसी बात कई बार संकेत मिले कि चीजें ठीक होने जा रही हैं और चीन मान गया है, मगर हुआ नहीं, अचानक ऐसा क्या हुआ? जब्बार जी देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस को कभी भी सेना के शौर्य पे हमेशा उनको कहीं ना कहीं गर्व महसूस नहीं हुआ। अभी राहुल गांधी जी तमिलनाडु में जाते हैं तो कहते हैं सेना की ज़रूरत नहीं है चीन के लिए। अरे भैया, ये रायता फैलाया किसने था? आप ही के खानदान के, आप ही के नाना नानी का फैलाया हुआ रायता है। अगर आज डिफेंस मिनिस्टर कुछ कह रहे हैं, कोई बातें कह रहे हैं, कम से कम ध्यान से सुनो, उनको स्टेट ऑफ माइंड पता ही नहीं राहुल गांधी जी को। क्योंकि मैं आज सोचा था कि आज डिबेट में चर्चा होगी कि डिफेंस मिनिस्टर ने क्या कहा, लेकिन विनोद भाई इसको चर्चा को लेके गए कि राहुल गांधी और कांग्रेस ने देश के लिए क्या किया। 38,000 किलोमीटर से ज़्यादा एरिया किसके ड्यूरेशन में कब्जा हुआ, वो तो कोई नहीं पूछ सकता। अगर पूछो साहब, वो पूछो मत, आज की बात करो, क्यों न पूछा जाए। ये रायता किसने फैलाया हुआ? ये रायता आपकी पार्टी ने फैलाया। आप लोग जाते हैं चाइना के अंदर समझौता करते हैं। अब तो आपकी सरकार है, अब तो आपकी सरकार है, रायता समेट रहे हैं। नहीं सुनिए, तो पूछने के लिए नहीं, अरे नहीं, पुचौल का खेल नहीं है। हम लोग पूछ भी रहे हैं, पूछना आपसे है, और चाइना को सबक भी सिखा रहे हैं, और दर्द आप लोगों को हो रहा है। दिक्कत ये नहीं है कि आज डिफेंस मिनिस्टर ने जो कहा है पार्लियामेंट के अंदर, आपको ये नहीं, अगर अपनी हारती हुई तस्वीर अगर आपको सेना की दिखती, अरे विनोद भाई आप सुन लीजिए, अगर हारती हुई तस्वीर सेना की दिखती तो आप लोग गल बहियां करते। लेकिन दिक्कत ये है कि चाइना को उनके घर के अंदर हम पटक के मार रहे हैं, तब आपको समझ में आ रहा है। अगर हमारे यहाँ लोग वैक्सीन बनाते हैं क्योंकि चाइनीज वैक्सीन तो आ नहीं रही है, ये दिक्कत है लोगों को। राजनीतिक अंदाज में नहीं ले जाएंगे, नहीं राजनीतिक अंदाज का ही इनका भाषण था। जैसा कि कैप्टन प्रफुल्ल बख्शी जी भी ये कह रहे थे कि क्लैरिटी नहीं है, क्या ये सिर्फ पेंगोंग झील को लेकर के एक क्लैरिटी है? नहीं, तो फिर ऐसी स्थिति में देप्सांग का क्या होगा, हॉट स्प्रिंग, गलवान, ये तमाम जो इलाके हैं, इनके बारे में देश की जनता क्या समझे? जब्बार भाई, राहुल गांधी को अपने बारे में खुद को क्लियरिटी नहीं है कि कांग्रेस पार्टी के बारे में नहीं, उनको चाइना के मुद्दे के बारे में पता होगा। उनको कहां से पता होगा? वो पेंगुइन को 4 बार बोल के दिखा दीजिए, उनको समझ में आ जाएगा। अगर वो उनको ये नहीं पता है कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन कितने किलोमीटर रोड बनाती है, ये डिफेंस कमेटी की मीटिंग में जाते, सुनिए, लोकसभा के अंदर डिफेंस कमेटी की मीटिंग में ये बंदा उठ के भाग आता है और कहते हैं डिफेंस की बात करिए। आप बता दीजिए, सुन लीजिए विनोद जी, पार्लियामेंट कमेटी, लोकसभा की स्टैंडिंग कमेटी मेंबर है कि नहीं है? आप बता दीजिए, 1 साल की मीटिंग में कितनी बार राहुल गांधी गए? मैं फखरुल हसन साहब की तरफ एक सवाल लेकर जाता हूं, गंभीर नहीं है, मेहमान हमारे साथ में जुड़े उनकी तरफ आऊंगा। फखरुल हसन साहब, ये स्थिति सरकार की तरफ से जो बातें देश को बताई गई, कहीं ना कहीं एक सुखद एहसास तो कराती है ना देशवासियों के लिए, कि कम से कम एक पॉइंट पर एक ऐसा डेवलपमेंट हुआ है जिससे कहीं ना कहीं ये कह सके कि हां, हमने झुकाया चीन को या मजबूर किया चीन को इन समझौतों को, इन बातों को मानने के लिए। मगर आज के दिन भी उसमें ना नुक्स निकालना। देखिए, हमारे इस पैनल में जो हमारी भारतीय सेना के जो रिटायर्ड जो हैं कैप्टन भी मौजूद हैं, बख्शी साहब भी मौजूद हैं, हम सबसे पहले उनको सलाम भी करते हैं। हम उन सबके, क्योंकि हम सबसे ज्यादा अनुभव इन तीनों को है, ये सेना, ये सीमा पे भी रहे हैं, ये सीमा को हमसे ज्यादा बेहतर जानते हैं, तो हम आज सेना को कम से कम से जो देश की सेना है, हम उसको सलाम करते हैं कि सेना हमारी वो चीन के बॉर्डर पे डटी हुई। लेकिन जब्बार जी, आपने कुछ महीने पहले बहुत हम लोग इसी चैनलों पर डिबेट कर रहे थे, जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये बात कही कि 1 इंच भी जमीन चीन के कब्जे में भारत की नहीं है।
अगर 1 इंच भी जमीन चीन के कब्जे में भारत की नहीं थी तो आखिर ये सेना जो चीन की है ये पीछे कहां से लौट रही है? ये मेरा पहला सवाल है कि आखिर चीन क्यों लौट रही है? अगर बख्शी साहब ये कहते हैं कि क्लियरिटी नहीं है कि क्या सरकार कह रही है, तो उसका मकसद यही है क्योंकि देश की जनता को भी क्लियरिटी नहीं है और जो विपक्ष है वो भी ये जानना चाहता है कि आखिर जो सेना है चीन की वो कहां से वापस जा रही है। और दूसरी चीज, हम चीन पे कभी विश्वास नहीं कर सकते। जो चीन है उसने हमेशा भारत को धोखा आपको दिया लगता है कि समझौता गरचे चीन के साथ हो गया है, मगर उसके एग्जीक्यूशन में, अमल दरामद में आगे चल करके अभी बहुत सारी स्थितियां ऐसे बनेंगी। प्रफुल्ल बख्शी जी, मैं आपकी तरफ आऊं, लेकिन उससे पहले जो नए मेहमान हमारी तरफ आए हैं, कर्नल गोपाल सिंह साहब, ये जो स्थिति है, अभी एक सवाल समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने उठाया कि क्या उस वक्त जो सरकार की तरफ से कहा गया कि 1 इंच जमीन हमारे सरहद में न कोई घुसा था, न कोई घुसा है, न कोई घुसा हुआ है, न कोई घुसा हुआ होगा, या आज जो कहा गया कि अब चीन वापस पीछे जा रहा है, कंट्राडिक्शन देखते हैं आप इस दोनों में? कहां से चीन वापस जा रहा है? अपनी ही जमीन से वापस जा रहा है या भारतीय जमीन से वापस जा रहा है? सभी को नमन वंदन प्रणाम, जय हिंद जय भारत। मैं कर्नल गोपाल सिंह। बहुत बड़ा मुद्दा है ये। पहले तो हमारे बहुत से लोगों को, यानी हमारे भारतीयों को ये नहीं पता कि LOC क्या है, बॉर्डर क्या है, LAC क्या है। मैकमोहन लाइन से लेकर के उससे पहले जो लाइन बनी थी वो लाइन से लेकर के यदि हम चलें, इस वक्त जो है जितनी बार भी सरकारें पहले रही हैं उन्होंने भी सब कुछ देखा है, सब कुछ किया है और सेना को इस्तेमाल किया है अपनी सुरक्षा के लिए, और सुरक्षा आज भी कर रही है और आगे भी करती रहेगी। जो भी अब आज यदि हम देखते हैं कि 43,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया जो शेड हुआ, यानी चाइना ने अपनी एक्सपेंशन पॉलिसी के द्वारा लिया गया, वो कब लिया गया ये हमें देखने की ज़रूरत है। क्या ये सरकार या दूसरी सरकारें नहीं हैं, उनको नहीं पता था कि इतना एरिया मारा गया है? आज यदि डिफेंस मिनिस्टर ये कहते हैं कि हमारा, या प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि हमारी 1 इंच ज़मीन जो है चाइना के पास में नहीं है, कब से नहीं है? वो जब समय देते हैं कि उस समय से नहीं है जब से ये सरकार आई है, उससे पहले की ज़मीन उनके पास में थी। चाइना की एक्सपेंशन पॉलिसी रही है धीरे धीरे आगे बढ़ना। LAC क्या, यानी तकरीबन 2 किलोमीटर का एरिया है जहां मैं खुद सर्विस करके आया हूं पूरा लेह लद्दाख के अंदर। 3 बार मेरे टेन्योर हैं और ख़ास तौर से इस इलाके में मैं सर्विस किया है। पूरा एक एक चप्पा चप्पा मैंने पैरों से चला है। कहने का मतलब यह है कि 2 किलोमीटर का एरिया है जो, जिसमें 1 किलोमीटर वो पीछे रहते हैं, 1 किलोमीटर बीच में नो मैंस लैंड के ऊपर जो है हम पेट्रोलिंग किया करते हैं। लेकिन धीरे धीरे पहले समय में वो अपनी जगह पर हम पीछे हटते गए, क्योंकि हमारी फौजों को, अब मैं कहना नहीं चाहता बहुत कट शब्द, कि सेना को उस तरीके से नहीं देखा गया पहले जो अभी देखा जा रहा है रक्षा की, देश की रक्षा के लिए। ठीक है, मगर इसको कैसे देश समझे? एक वक्त था ना कि जब फिंगर 8 तक भारतीय सेना पेट्रोलिंग करती थी। क्या अब इस समझौते के बाद में फिंगर 8 तक भारतीय सेना की पेट्रोलिंग जारी रहेगी? एक दूसरा ये कि फिंगर 4 या 3 तक जो हमने बफर जोन बना लिया है, ये क्या पहले के मुकाबले ज्यादा बेहतर है या कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा पीछे दबे हैं? कर्नल गोपाल जी, देखिए, जो बफर जोन की बात नहीं है, देखिए हमारा जो अक्साई चीन का इलाका है वो भारत का है। आपने देखा होगा कि हमारे, मैं अक्साई चीन की बात नहीं कर रहा हूं। इस बीच में बीते 2020 के अप्रैल महीने में फिंगर 8 से होता हुआ जिस तरीके से फिंगर 4 तक चाइना पहुंच जाता है, अब फिंगर 8 तक जहां पर हमारी तो पेट्रोलिंग हुआ करती थी ना, उससे पहले तो हुआ ही करती थी, क्या अब हो पाएगी पेट्रोलिंग या नहीं हो पाएगी समझौते के आधार में? देखिए, समझौते के आधार पर पेट्रोलिंग तो पूरी होगी हमारी, और उसके अलावा अभी जो हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि जो हमारे आगे की जमीन है उसको ये खाली करे। आप देखिए, कोरोना फैला करके चीन का उद्देश्य बहुत बड़ा उद्देश्य था, कोरोना फैला करके, मेरा एक में कोरोना फैला करके सब पूरे विश्व को जो है वो इस स्थिति में लेकर के आए पैंडेमिक में, और उसी बीच में हिंदुस्तान का जो लेह लद्दाख का एरिया उसके अंदर कब्जा करे और नेपाल का एरिया कब्जा करे, और उस तरीके से आगे भी भूटान की तरफ बढ़े। धीरे बढ़ता है और उसके बाद में कैप्चर करके थोड़ा वापस जाता है। लेकिन 184 देश इसके खिलाफ हुए और भारत के साथ में खड़े हुए। मैं तो चाहता हूं कि हमारे नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार, क्या इस समझौते के बाद में भारतीय सेना फिंगर 8 तक पेट्रोलिंग कर पाएगी, या फिर हमने अपने आप को समेट लिया फिंगर 3 और 4 तक?
मैं आपको ये जवाब देता हूं, पर इससे पहले मैं थोड़ी क्लैरिफिकेशन दे दूं। ये मैं जब अपना आपने मेरे से पूछा था, मैं सवाल ये नहीं था कि ये प्रेजेंट गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहा हूं। मैं ये कह रहा था हम लोगों को टिप्पणी करने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अभी सब कुछ खुलासा कर रहा है। रक्षा मंत्री ने कहा है कि कई चीजें हैं जिनको हम अभी क्लैरिफाई कराएंगे। एक बात ये है। दूसरी बात है, पहली बार ये हुआ है चाइना को पता चला पिछले 70 साल में कि उसको मार पड़ रही है। ये देखिए गया है, ये पिछले 4-5 साल में होना शुरू हुआ है। अगर आपको पता है कि नाथूला, पिछली गवर्नमेंट नाथूला देने के लिए कह रही थी, वो हमारे जनरल सगत सिंह राठौर ने चाइना पे 500 लोग मार दिए और फिर भी नहीं दी, और सियाचिन देने की बात हो रही थी। मैं इसलिए कह रहा हूं ये जो स्थिति है भारत के लिए बहुत शानदार है, पर अभी भी हम जो एज अ मिलिट्री एनालिस्ट हम ये पूछना चाहते हैं कि कहां की बात हुई है। क्या अगली बात अगले मीटिंग्स में होगी कि सारी बातें एक साथ हो गई हैं? हम वो देखना चाहते थे। और दूसरी बात, अभी जो आप पूछ रहे हैं, आपका सवाल जी, जब आप क्या कह रहे थे, फिंगर 8 तक क्या पेट्रोलिंग हम कर पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, ये जॉइंट पेट्रोलिंग होगी दोनों साइड की। पहले जॉइंट पेट्रोलिंग थी, चाइना ने हमें मना कर दिया था और हमें आने नहीं दे रहा था। अब जॉइंट पेट्रोलिंग होगी, या जॉइंट पेट्रोलिंग होगी या कोई पेट्रोल नहीं करेगा। ये बिल्कुल ये नहीं है कि हमें जाने नहीं दिया जाएगा। कैप्टन बीएन झा जी, ठीक है, फिंगर 8 के ईस्ट में जाएगा चाइना, हम लोग फिंगर 4 के वेस्ट में होंगे। ठीक है बीएन झा जी, आप काफी देर से कुछ कहना चाह रहे थे, इसमें ऐड ऑन करना चाह रहे थे, और इस सवाल का जवाब भी जरा रखिएगा। जी, दो चीजें मैं कहना चाहता था। हमारी मेमोरी याददाश्त जो है वो बहुत अल्पकालीन लगता है। याद कीजिए प्रधानमंत्री ने क्या कहा था। उन्होंने कहा था जहां ये घटना हुई है, वो गलवान की रेफर कर रहे थे वो। जी जी। उन्होंने कहा था जहां ये घटना हुई है वहां पे न चीन पहले था न अभी है, वहां पे एक भी इंच जगह नहीं गई है। ये वहां की बात थी। लेकिन ये फैक्ट सही है कि अक्साई चीन चीन के पास में है, जो पाकिस्तान ने एरिया सीट की हुई है वो उनके पास में है, जो 2009 से चीन डेप्सांग प्लेटो में आके आधे क्षेत्र में 490 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में बैठे हुए हैं। ये जायज है। लेकिन मैं फिर से दोहराता हूं कि आज का जो ये एग्रीमेंट है, इसमें वो स्टेटस को एंटी जो इंडिया मांग रही थी, इंडिया कह रही थी कि चीन का पोजीशन फिंगर 8 के पूर्व में था, लेकिन चीन ने अपने सारे परमानेंट स्ट्रक्चर बना के फिंगर 4 तक ले लिया था। तो ये उनको खाली करना पड़ेगा, और वो अभी के जो करार है इसमें वो इंक्लूडेड है, क्योंकि जितने भी परमानेंट स्ट्रक्चर्स हैं सबको डिस्ट्रॉय किया जाएगा। तो करार के मामले में अभी ये स्टेटस को एंटी जो अप्रैल 2020 में था वहां पे जा रहा है। बाकी बचा घोघरा पोस्ट, हॉट स्प्रिंग। तो घोघरा पोस्ट और हॉट स्प्रिंग में पहले भी दोनों सेनाओं के बीच में दरमियान जो था लगभग 500 मीटर से लेके 1 किलोमीटर था, वो अभी भी है। तो इसीलिए ये उस मांग को पूरा कर रहा है। लेकिन अब आगे की जो बातचीत होगी, इस बातचीत में डेप्सांग प्लेटो भी आएगा, इस बातचीत यानी कि इस बीते 8 महीने के बीच में जो पूरी प्रक्रिया हुई बातचीत की, चाहे वो कमांडर स्तर की बातचीत हो या फिर डिप्लोमेटिक फ्रंट से जो बातचीत का दौर चल रहा था, उसका नतीजा आज कहीं ना कहीं एक बेहतर शक्ल में हमारे सामने आ रहा है। मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद लौट करके आएंगे, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि जिस तौर पर आज इस चर्चा की या फिर इस समझौते की बुनियाद में से एक बुनियाद यह भी थी कि एलएसी का सम्मान दोनों ही देश करेंगे, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को दोनों ही लोग मानेंगे, मगर कंट्राडिक्शन इस बात को लेकर के है कि भारत एलएसी को मानता है फिंगर 8 तक, चाइना एलएसी को मानता है फिंगर 4 तक। सवाल यह है कि एलएसी को दोनों देश अपने अपने हिसाब से मानते रहेंगे, तो फिर यह टकराव क्या खत्म हो जाएगा? छोटा सा ब्रेक लेते हैं, इसी बिंदु से चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो सारे खास मेहमान हमारे साथ में बने हुए, हम चर्चा इस बात को लेकर के कर रहे हैं कि अब जबकि दोनों देशों के बीच में समझौता हुआ है, उसका एग्जीक्यूशन भी दिखने लग गया है। फिंगर 8 से पूर्वी हिस्से की तरफ चाइना अपनी आर्मी या फिर उनके जो साजो सामान है वो ले जाता हुआ देखने को मिल रहा है इस वक्त। मगर एक कंफ्यूजन, प्रफुल्ल बख्शी जी, एक बड़ा कंफ्यूजन से रहा है। भारत पाकिस्तान बंटवारे के पहले का अगर मैं जिक्र करूं, और
चाहे वो ड्यूरेंट लाइन रही हो या फिर मैकमोहन लाइन और फिर अब एलएसी, ये तमाम जो लाइनें बनी उसके बाद में इसमें इतना कंफ्यूजन सा रहा लोगों को लेकर के। अब जो ये स्थिति एलएसी को लेकर के है, ये स्थिति क्या खत्म हो जाएगी कंफ्यूजन की? चीन के मुताबिक कोई और स्थिति है वहां पर एलएसी को लेकर के, भारत के मुताबिक फिंगर 8 पर एलएसी बनती है। ये कंफ्यूजन क्या कोई ऐसा वक्त आएगा जब ये दूर हो जाएगी? एब्सोल्युटली ये दूर हो सकती है, बट चाइना नहीं चाहता कि ये स्थिति दूर हो, क्योंकि चाइना कन्विंस्ड है कि वो जो चाहेगा वो करके रहेगा। वो थोड़ा उसको सेटबैक जब दिखता है वो उसमें काफी हैरान है, क्योंकि किस तरीके से भारत ने अभी अड़ गया है। पर चाइना का एम है वो पीओके से कनेक्ट करना चाहता है, ये पूरे एरिया को हथियाना चाहता है। और इस समय चाइना को प्रॉब्लम आ रही है, इतने कंट्रीज के प्रेशर हैं, इसलिए चाइना ने अपनी लैंग्वेज भी थोड़ी ठीक कर दी है, क्योंकि जो बाइडेन को इंप्रेस करना है, क्योंकि जो बाइडेन की तरह उसको झुकाव दिख रहा है, और वो समझ रहा था कि बाइडेन उसको पूरा सपोर्ट करेगा। पूरा सपोर्ट तो नहीं आ रहा, पर फिर भी वो उसको प्लीज करने की कोशिश कर रहा है। तो अभी फिलहाल इतनी जल्दी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, पर अगर चाइना चाहे हम उनको कन्विंस कर सकते हैं तो चाइना कर सकता है, या फिर हम मिलिट्री एक्शन लें। ठीक है, ये जो है चाइना, मैं आपको बता रहा हूं, चाइना मिलिट्री एक्शन फेस नहीं कर पाएगा। चाइना की आर्मी इस समय आधुनिक है, पर वो लड़ने को तैयार नहीं है, उसका कोई सैनिक लड़ने को तैयार नहीं है। कंस्क्रिप्ट आर्मी है, सब एमबीए करके सैनिक बैठे हुए हैं, सब नौकरी छोड़ के जाना चाहते हैं, वो यहाँ पे आते नहीं है, यहाँ रो रहे हैं आने के लिए। इसीलिए स्थिति हमारी तरफ है, हमको इसका फायदा उठाना चाहिए, और जितनी जल्दी हो सके हमें विंटर वॉरफेयर को जारी रखना चाहिए। अल्पाइन कोर की से हमारा मुकाबला ठीक है। कैप्टन बीएन झा जी, ये जो प्रेशर बना है चाइना के ऊपर, क्या अंतर्राष्ट्रीय जो देशों के अलग अलग देशों की तरफ से भी एक प्रेशर रहा चाइना पर, या अमेरिका में जिस तरीके से सत्ता का परिवर्तन हुआ जिसका जिक्र अभी कर रहे थे प्रफुल्ल बख्शी जी, या फिर भारत ने कूटनीतिक स्तर पर जिस दबाव की प्रक्रिया की शुरुआत की, खुद भारत में कई सारे प्रोजेक्ट्स चाइना के रोक दिए गए, यहां तक कि मोबाइल ऐप से लेकर के इस स्तर पर चाइना को समेटने की कोशिश की गई, भारत के अंदर दबाव डालने की। ये सारे टैक्टिक्स काम आए हैं, या फिर चाइना ने जानबूझ करके किस तरीके से एक कदम आगे बढ़ाना, 2 कदम पीछे खींचना, ये इसकी एक नई चाल है? जी, आपने जितने भी कारण गिनाए हैं सारे कारण इसमें मौजूद हैं। देखिए, चारों तरफ से दबाव पड़ रहा था, वो तो जायज है। सारे कंट्री चाइना की थू कर रहे थे, ये भी जायज है। साउथ चाइना सी में बहुत प्रेशर पड़ रहा है चाइना को, ये भी जायज है। लेकिन सबसे बड़ा फैक्ट जो है, भारतीय सेना जिस तरह से वहां पे डट गई थी, और ये पेंगोंग एरिया में खास करके साउथ पेंगोंग में जिस तरह से सारे एडवांटेज पोजीशन लिए थे, ये चीन को सता रहा था। लेकिन मैं आपको क्या बताना चाहता था, देखिए अभी प्रफुल्ल जी बहुत अच्छा चीज उन्होंने उठाया हुआ है और आपने भी उठाया हुआ है, क्या इससे समाधान होगा? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि अभी एक ऐसा स्टेज आया हुआ है कि भारत को इंसिस्ट करना चाहिए कि एलएसी को डिफाइन करो, क्योंकि जब तक इसको डिफाइन नहीं किया जाएगा ये नौबत कल को फिर से आ सकती है। तो ये जो अभी एक चीज आई हुई है कि समझौता हुआ है, सेनाएं पीछे जा रही हैं, एलएसी को अभी डिफाइन करे, अगर पूरे स्ट्रेच में नहीं, कम से कम इन एरिया में, ये जो ईस्टर्न लद्दाख है, इसमें उसको डिफाइन करे। मुश्किल होगी, क्योंकि डेप्सांग प्लेन जो है वो एक बहुत बड़ा मामला है, जिसको कि पिछले यूपीए गवर्नमेंट ने बहुत ही नकारे तरह से उसको हैंडल किया था। और वही एक कारण है कि आधे डेप्सांग में चीन जो है 2009 से बैठी हुई है। हम इसको कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं जी? कैसे? क्योंकि जब तक चीन की सेना डेप्सांग में बैठी हुई है, हमारा दौलत बेग ओल्डी जो है वो सेफ नहीं है। एक भी हवाई जहाज हमारी वहां उतरेगी, उसके ऊपर में चीन की सेना जो है वो एम ले सकते हैं, पॉट शॉट ले सकते हैं। तो ये हम वहां पे बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। और सबसे बड़ी बात, ये जो डीबीओ डीबीएस रोड है ये सुरक्षित नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पेट्रोल पॉइंट 9 और 11 के आसपास में वो ऊपर से हमारे रोड के ऊपर में नजर रखे हुए हैं। बिल्कुल, उनकी स्मॉल आर्म फायर हमें हर्ट कर सकती है। बिल्कुल। विपिन शर्मा जी, लंबे समय से आपने पत्रकारिता की है, अपने अनुभव से देखा है भारत और चीन के रिश्तों को, और किस तरीके से चीन पहले सहमति जताता है, बाद में मुकरता है। चीन पर पूर्ण रूप से अभी विश्वास करें
या फिर विश्वास पूर्ण रूप से करना एक तरीके से अक्लमंदी नहीं होगी? लेकिन इसके सिवा चारा क्या है? देखिए, कड़वा सच है कि चीन पे आप कभी भरोसा नहीं कर सकते। वो अपनी जगह बात दुरुस्त है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर कूटनीति के तहत और यहाँ पर ये दोनों पक्ष समझते हैं कि अगर ऐसे ही ये इस तरह से ये स्टैंड ऑफ चलता रहा तो उससे दोनों का नुकसान है। आर्थिक मंदी के दौर से दोनों मुल्क जो है गुजर रहे हैं, चुनौतियों का भरमार है। लेकिन साथ साथ दो बड़े अहम मैं बातें इस चर्चा में लेके आना चाहता हूं। एक, चेक्सिट। देखिए, हम ब्रेक्सिट तो बार बार बोलते हैं, ब्रेक्सिट का जिक्र करते हैं, ब्रिटेन का एग्जिट करना यूरोपियन यूनियन से, लेकिन हम चेक्सिट का जिक्र क्यों नहीं करते? चेक्सिट मायने जब बड़े बड़े मुल्क विश्व के, जब वो चीन से अपने व्यापार के संबंधों से बाहर निकलेंगे, एग्जिट कर जाएंगे, तो उसका सीधा। मगर क्या ये इतना आसान होगा दूसरे देशों के लिए? उसी पे आ रहा हूं। देखिए, इतना आसान तो नहीं होगा ना। उसके संकेत मिल रहे हैं, बशर्ते कि यहां पर भी हम लोग एक परसेप्शन भी कोई चीज होती है, यहां पर हम पॉजिटिव माहौल बनाएं। जब आपके देश के प्रधानमंत्री भी बात बोलते हैं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करते हैं, फेवरेबल आप एक एनवायरनमेंट बनाने की बात करते हैं, तो यहां पर देखिए, अगर आप संकेत जो मिल रहे हैं कि दक्षिण कोरिया की बात करें, जापान की बात करें, अमेरिका की कंपनियां वो चाहती हैं कि हिंदुस्तान की तरफ रुख करें, जो हमारे देश की एक सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है मेक इन इंडिया। अगर उसको बल मिलेगा तो इसमें किसी को परहेज नहीं होना चाहिए, किसी की तरह की आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहां पर मैं जरूर एक बात बोलना चाहूंगा कि डिसएंगेजमेंट का जो प्रोसेस है, डी एस्केलेशन जो शुरू हुआ है, उसका स्वागत होना चाहिए। और रंग क्या लाया कि जो जनवरी 24 की जो ग्रुप कमांडर लेवल पे जो वार्ता हुई थी, उसने निश्चित बात है कुछ ना कुछ उसके वो उस वार्ता से कुछ एक समाधान, एक आशा की किरण निकली है यहाँ पर, क्योंकि वार्ता चलती रहनी चाहिए। वो सिलसिला जो चल रहा है बातचीत का, उसको थमना नहीं चाहिए। ठीक है कैप्टन गोपाल सिंह साहब, ठीक है कैप्टन गोपाल सिंह साहब, ये जो स्थिति बनी है आजाद भारत से लेकर के अब तक के इस पूरे दौर में चीन के साथ में भारत के रिश्तों और खासतौर पर सरहदी इलाकों को लेकर के, हमारी सरकारों की नकारात्मकता या फिर उनकी भूल या उनकी गलतियों की वजह से ये समस्या बड़ी जटिल हो गई। ये क्या आगे आने वाले दिनों में अब एक लगता है कि अब एक एक करके चीजें हल होती चली जाएंगी? हालांकि एक छोटा सा बिंदु है, अलग अलग जो बिंदु हैं उनमें से एक छोटे से की हल की शुरुआत तो आज हुई है। देखिए, मैं इसको एक कविता के माध्यम से आपसे कहना चाहूंगा। राह टेढ़ी है मगर चलना जरूरी है, जिंदगी जंग है लड़ना जरूरी है इतिहास दुनिया में लिखे, एक नया इतिहास फिर गढ़ना जरूरी है, हम गढ़ के दिखाएंगे। दुश्मनों के इस भरे माहौल में चारों तरफ से, और चाइना की जब बात हो रही है तो आप समझ सकते हो इसके ऊपर तो बिल्कुल विश्वास नहीं किया जा सकता। दुश्मनों के भरे इस माहौल में प्रेम का एक शब्द पढ़ना जरूरी है। प्रेम से भी हम लालायित इनको करेंगे और इनको उस लेवल पर लेकर के आएंगे। प्रेम की भाषा चाइना समझेगा ऐसा आपको लगता है? इतिहास अगर देखें उसका तो काम नामुमकिन कोई होता नहीं श्रीमान, उसकी खातिर बस तपना जरूरी है। तो अब हम उस तपन की तरफ बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे तप रहे हैं और उसको उस मुकाम पर लेकर के आएंगे जो मुकाम उसके लिए भी अच्छा है, हमारे लिए भी अच्छा है और पूरे विश्व के लिए भी अच्छा है। देश की खातिर क्या न कर गुजरे यार, अपने जुनून से देश के लिए मर मिटना जरूरी है। यदि अभी नहीं समझा चीन तो शायद उसको समझाने के लिए दूसरा सैनिक प्रकल्प या विकल्प भी सामने हमारे है। इसलिए बातें चलनी चाहिए। क्या सरकारों ने पहले किया, कैसे किया, उसके बारे में हम सभी जानते हैं। अभी क्या, कैसे आगे बढ़ना है, देश को आगे कैसे ले जाना है, विश्व गुरु कैसे बनाना है, उसके लिए जिस प्रकार से मुहिम चल रही है हम सभी उसके सभी साथ हैं। और सेना हर तरीके से सक्षम है चाइना को जवाब देने के लिए। विनोद सिंह साहब, जाहिर तौर पर कूटनीतिक अंदाज में भारत ने जो बड़े कदम उठाए हैं कूटनीतिक तरीके से, और जो प्रेशर टैक्टिक का अंदाज भारत का रहा है, कहीं ना कहीं चाइना उसके सामने झुकने को मजबूर हुआ है। ये सराहनीय पहल तो है ना इस सरकार की? इस सरकार की खूबी आप इसे मान तो सकते हैं या इसको भी नकारेंगे? जी देखिए भारत के सैनिकों के सम्मान में, भारत की सीमाओं की रक्षा के लिए कोई भी सकारात्मक सार्थक बात होती है हम उसके साथ हैं। लेकिन सवाल है कि पिछले 7 साल से या ये जो भी वर्तमान में स्थिति है चाइना के साथ, सरकार एज इट इज जो सिचुएशन है उसको बयान करने में, उसको स्वीकार करने में क्यों पीछे है?
क्या जनरल पनाग को मैं कोट करते हुए कह रहा हूं, उन्होंने सरकार के रवैये से, सरकार की स्वीकार्यता से, सरकार के सत्य से, सरकार के पक्ष से असहमति जताई कि नहीं। आप उनका आर्टिकल पढ़िए डिटेल में। वो वहां पर उस बॉर्डर पर वहां पर तैनात रहे वर्षों तक। तो देखिए, आप अगर सेना के शौर्य पराक्रम पर राजनीति करने लगेंगे, ये सही है कि आप किसानों की विनोद सिंह जी, समस्याओं, मैं अनुरोध जी नौजवानों इसका की जवाब समस्या, देंगे आपको, देश लेकिन की समस्याओं विनोद को सिंह जी, address विनोद करने सिंह में जी, पूरी तरीके से फेल हो रक्षा, चुके हैं। सुरक्षा और सीमा अब के सेना मामलों को में आप सरकार राजनीति- सारे बिंदुओं को राजनीति का मिलाकर मोहरा पब्लिक बनाएंगे। डोमेन में नहीं रखती है ना। सेना हमारी प्रोफेशनल है। विनोद सिंह जी, सेना को प्रोफेशनल रहने दीजिए। विनोद सिंह जी, उनको आपकी उनकी भी सीमाओं की सरकार रही सुरक्षा में है, लगा रहने दीजिए। आपकी आपसे जो सरकार यथासंभव रही है, उनके- सबसे लंबे समय उनके तक लिए आपकी करिए। पार्टी सत्ता में रही है। सेना हो, सुरक्षा हो, रक्षा हो, सीमा के मामलों में सारे हमने बिंदुओं कभी को सेना पब्लिक- पर राजनीति नहीं पब्लिक की। डोमेन में लाना ये उचित तो नहीं होता है। बयानबाजी करी थी सेना के मुखिया पे। हर पहलू को सरकार पब्लिक डोमेन में बिल्कुल लाई नहीं जरूरी होता है। है। तो हम कोई उनके ऑपरेशन का डिटेल नहीं मांग रहे हैं, सबसे पहले पूछते हैं क्या कर रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। लेकिन सरकार क्या झूठ बोले। आप बताइए 20-20 जवानों की शहादत कैसे हो गई? अगर सिंह 1 जी, इंच कोई जी, अंतर ठीक नहीं है, आया ठीक है, तो आपको कैसे जवाब दे रहे हैं शहादत हो अनुज सिंह गई? जी। संघर्ष कैसा हो गया? ठीक है। अगर स्थितियां सामान्य थी तो कैसी बहुत जाने छोटा देती? जवाब दूंगा विनोद भाई। कैसी बात करते हैं? ठीक है, बहुत सुनिएगा। छोटा जवाब होगा। सेना पे खून की दलाली, बलात्कारी, सेना के फर्जी स्ट्राइक, पेड़ गिरे, ये कहने वाला कोई और नहीं। सेना की जरूरत नहीं। लेटेस्ट है राहुल भैया का तमिलनाडु में। आप कहते हैं 7 साल में क्या बदला? 7 साल में वो बदला, अगर जब्बार भैया आप अलाउ करें तो यूट्यूब पे एंटोनी और आप का उस सैनिक पार्लियामेंट के के साथ अंदर जिसने शिकायत की 2013 की उसको स्पीच आपने चुनाव देखिए, लड़ने का और अधिकार राजनाथ छीन सिंह लिया, जी का उसमें डिफेंस बताइए। मिनिस्टर का आज की स्पीच देखिए। ये बदला 7 साल में। 7 साल में हम बिल्ली ऐसे म्याऊ म्याऊ कर रहे थे, आज भारत जो शेर की जैसी दहाड़ रहा है। केवल अपने रक्षा मंत्रियों की स्पीच देख लीजिए 2013 की और 2021 की, आपको अंतर स्पष्ट दिखेगा। क्योंकि सेना के नाम के ऊपर तमाम कमेंट करने वाले, उनको बदनाम करने वाले राहुल जी को सेना समझ के में नहीं साथ आएगा। तो डट कर चाइनीज खड़े गांधी है रहिए। भैया, सेना इससे पर ज्यादा नहीं राजनीति है। मत जब्बार करिए। भाई अगर आपके सेना कैमरामैन हमारी अलाउ करे तो सक्षम है। यूट्यूब के वीडियो दिखा किसी भी दूं और समस्या दोनों का को निदान कंपेयर कर करने के लीजिए। लिए। 7 साल में क्या बदला? 2013 में एक एंटोनी की लेकिन स्पीच सेना और पर 2021 सस्ती में राजनाथ जी का राजनीति नहीं होनी स्पीच, चाहिए। दोनों पार्लियामेंट के अंदर, सेना- दोनों रक्षा मंत्री। आप बताते 7 साल में क्या बदला? आपने 62 में पूरा देश बेच दिया, आपने उनको जाके दे आप दिया। कांग्रेस आप पार्टी कहते हैं को कि क्या सेना बदला? के सौर्य आपने क्या पराक्रम बदला पर जानते हैं? बात करिए। 38,000 किलोमीटर आपने उनको सेना गिरवी की रख जो दिया। इतनी लंबी आप देश की यात्रा हुई अर्थव्यवस्था है, को चाइना का उसमें आदमी गिरवी कांग्रेस रख दिए पार्टी थे। के नेतृत्व में ये आप यात्रा बताइए हुई क्या है। समझौता ये हुआ था विजय 2011 में? कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व यूपीए में 2 हुई है। गवर्नमेंट के अंदर आप तो चाइना के साथ में विनिवेश के मामले में क्या समझौता हुआ था? सारी चाइनीज कंपनी भारत के अंदर आके सारी व्यवस्थाओं को चौपट करती है। चाइना से आपका क्या व्यवसायिक संबंध है, मैं बताऊं? व्यवसायिक संबंध मैं 5G बताऊं, को राजीव आपने गांधी अनुमति फाउंडेशन दी को कि कितने नहीं, पैसे मैं मिले आपको थे? बताऊं? आज भी वो पैसा काम करता है। आप केवल स्पीच अरे आप बताइए सरकार, ठीक है। थोड़ा मैं आज चाह रहा था कि राजनीतिक स्तर से हट करके थोड़ा सा इस इश्यू को समझे। हमारे साथ में कई सारे रक्षा विशेषज्ञ इस वक्त। फखरुल हसन साहब, आप काफी देर से कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी बात जोड़ लीजिएगा। फखरुल हसन साहब, विनोद जी बस स्पीच देखिए कि फखरुल हसन साहब, फखरुल हसन साहब अपनी बात रखिएगा सर। डिफेंस मिनिस्टर की स्पीच देखिए। जब्बार जी मैं बहुत देर से सुन रहा था। ये लड़ाई कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की नहीं है। देश की सेना है, हिंदुस्तान की सेना है, 135 भारतीयों की सेना है। सेना ये वो भी सेना है जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे और बांग्लादेश एक नया देश बन गया। ये आज भी वही सेना है। इसलिए सेना पे राजनीति, मैं समझता हूं चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, सेना पे इस तरीके की राजनीति करना उचित नहीं है। सेना, अरे भैया, सेना से सबूत आप ही के वो नेता भारतीय अखिलेश जनता बाबू मांग रहे पार्टी थे। या कांग्रेस की सेना नहीं है। और भाजपा को अरे आप ही का अखिलेश बाबू मांग रहे थे सेना से सबूत, कह रहे थे फर्जी स्ट्राइक है। नहीं करना चाहिए। अब ये बयान की बात करते हैं कि किसने क्या बयान दिया। अरे आज तो आप कम से कम अगर आप ये कह रहे हैं कि चीन पीछे हटा, तो हम तो स्वागत करते हैं। हम तो कह रहे हैं कि अगर चीन पीछे हटाए तो आज ये गर्व की बात है, देश की सेना को बधाई। लेकिन सरकार का बयान आ गया है, हम समझते हैं कि आर्मी चीफ का बयान आ जाए तो देश की जनता को कम से कम इत्मीनान हो जाएगा, देश की जनता को विश्वास हो जाएगा। तो कि इसमें कहीं कोई गलती, वो गलत नहीं है। अगर देश के रक्षा मंत्री का बयान आ गया है, हम समझते हैं आदरणीय ठीक है। इस चर्चा के हम लोग आखिरी हिस्से में पहुंच रहे हैं। मैं एक बात बोलना चाहता हूं इस चर्चा में जी, और मैं चाहूंगा उस पर प्रफुल्ल बख्शी साहब भी अपनी प्रतिक्रिया दें कि देखिए एक बड़ा ज्वलन मुद्दा है कि आप जो 7 सिस्टर स्टेट्स एंड माउंटेन स्टेट ऑफ सिक्किम
ये जो 8 सिस्टर स्टेट्स हैं टोटल यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट के, इसकी इस समय वक्त है, वक्त की पुकार है, वक्त की मांग है कि उसकी सही मामले में इंटीग्रेशन हो मेन स्ट्रीम में। क्योंकि देखिए, अगर आप कनेक्टिविटी की बात करें, ये बहुत एक ज्वलन मुद्दा है, क्योंकि आप अगर उसको इंटीग्रेट कर देते हैं तो आप बहुत बड़ी अपनी एक समस्या का समाधान पालेंगे। और सबसे बड़ी बात है, वहां पर मैं जरूर बोलूंगा कि यहां पर उसमें एक श्वेत पत्र आना चाहिए कि जो फंड्स यूटिलाइज होते हैं डोनर मिनिस्ट्री को, उसका बिल्कुल उसमें एक बिल्कुल सामने पारदर्शिता होनी चाहिए कि ताकि कितना फंड यूटिलाइज हुआ। और क्योंकि यहां पर इस समय आप ब्रिजेस बनाए, रोड्स बनाए, ताकि आप उसकी इंटीग्रेशन वहां पर जाना ही दूबर है। बिल्कुल इससे मैं आपके इन बिंदुओं के साथ में एक और सवाल जोड़ करके आऊंगा कैप्टन बीएन झा जी आपकी तरफ। अब अरुणाचल से लेकर के अक्साई चीन का इलाका या फिर पीओके का हिस्सा, जो कि जहां पर चाइना ने कब्जा कर रखा है, जो कि हमारा ही पीओके का हिस्सा है, हम तो उसको काउंट करते हैं। ऐसी स्थिति में ये जो गलवान या ये पूरा इलाका पूर्वी लद्दाख, इन सारी जगहों पर हम अभी इतना फंसे हुए हैं चाइना के साथ में, उस बड़े टारगेट को अचीव करने के लिए क्या कोई संकेत मिल रहे हैं? कैसे अचीव करेंगे? अभी तो हम इन्हीं चीजों में, फिंगर 8, फिंगर 4, इन्हीं तमाम चीजों में अटके हुए। देखिए, आपने बड़ा सटीक सवाल पूछा है। ये एक ऐसा मामला है जिसपे भारत को ध्यान देना पड़ेगा, और यही चीज मैं आपको बता रहा था कि अभी मौका है कि LAC को डिफाइन किया जाए, और ये आसान नहीं होगा क्योंकि चीन जो है उसकी नजर पड़ी हुई लद्दाख पे, उसकी नजर पड़ी हुई है सिक्किम पे, अरुणाचल पे। तो ये एक ऐसा मामला है जो कि चीन को अभी ज्यादा चुभेगा, क्योंकि 2016 से जिस तरह से जो बॉर्डर रोड्स की वहां पे डेवलपमेंट शुरू हुई है, ये चीन को परेशान कर रहा है। क्योंकि इसके पहले चीन जब भी जहां भी चाहता था वो इंट्रूजन करके 12 किलोमीटर, कहीं कहीं 23 किलोमीटर अंदर आके फिर वो जाता था। कोई इसको रोकने टोकने वाला नहीं था। लेकिन आज वो नहीं हो पा रही है। आज कहीं भी वो 1 किलोमीटर या 500 मीटर भी कहीं पाँव फंसाता है तो वो पकड़ा जाता है, क्योंकि ये जो बॉर्डर रोड्स हैं ये सारे डेवलप हो रहे हैं। तो ये चीन को बार बार परेशान करेगा, और चीन अपनी नाराजगी इस पे बार बार दिखाएगा। लेकिन उस पे ध्यान नहीं देते हुए अभी भारतीय जो कूटनीति है, इसको चीन को पकड़ना पड़ेगा कि अगर आप समाधान चाहते हो तो पहले LAC डिफाइन करो। इस LAC में डेप्सांग प्लेन और अक्साई चीन में चीन कभी भी एग्री नहीं करेगा। लेकिन वो 2 एरिया को छोड़ के बाकी अगर ये पूर्वी लद्दाख और मैकमोहन जो लाइन है, अगर इस पे भी बातचीत हो जाए तो मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। क्योंकि ये देख लीजिए, लड़ाई हमेशा आप नहीं कर सकते, और वो भी 3800 किलोमीटर स्ट्रेच में नहीं कर सकते। ये न हमारे बस में है न चीन के बस में है। चीन में एक पार्टी रूल है तो वो कर भी लेगा, लेकिन हमारे पास में हमारे ही लोग हैं जो हमसे सवाल पूछेंगे कि कब तक लड़ाई करते रहोगे। बिल्कुल। कैप्टन गोपाल सिंह साहब, बड़ी बात है, एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस हैं। आप 14,500 फीट ऑल्टीट्यूड पे आप खुद समझ सकते हैं। ठीक है कैप्टन गोपाल सिंह साहब, ये जो स्थिति है, जिन बातों की तरफ बीएन झा जी कह रहे थे, क्या इसके लिए नए सिरे से कोई मैकेनिज्म बनाने की जरूरत है? नए सिरे से कोई खाका तैयार करने की जरूरत है जिसके लिए लंबा वक्त लगेगा, या अभी ये सही समय? देखिए, इसके ऊपर चर्चा कई बार हो चुकी है डिफेंस लेवल पे, उसके बाद में अपना इंटरनेशनल अपने लेवल पे, और हर तरीके से बातें चल रही हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली चाइना बुली बन करके बैठा हुआ है। आप देखिए, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में हर बार जब हमारा चर्चा आती है उस वक्त वीटो अकेला लगाता है। क्या समय आ गया है कि विश्व भारत के साथ में है, चाइना को सबक सिखाया जाए? क्यों नहीं तिब्बत, जिसको 51-52 में उसने हत्या लिया था और आज उसकी सरकार हमारे यहाँ चल रही है, क्यों समय नहीं आ गया अभी कि हम अपनी अक्साई चीन को वापस लें? और क्यों समय नहीं आ गया कि ये सरकार जो यहाँ बैठी हुई है वो तिब्बत में जाकर के अपने यहाँ पर रूल करे? समय को देखना पड़ेगा। भारत उभरता हुआ देश है, चाइना को ये समझना होगा, और ये दोनों चीजें मिल करके आपस में समझ करके ही इसका सॉल्यूशन निकल पाएगा। ठीक है, मगर आपने जिक्र किया यूनाइटेड नेशन के अंदर वीटो पावर के प्रावधान का, जो चाइना अक्सर भारत के खिलाफ में इस्तेमाल करता है। तो अगर सारे देश इकट्ठा है तो वीटो पावर के इस्तेमाल के प्रावधान को ही खत्म क्यों नहीं कर दिया जाता है, जबकि ज्यादातर लोग तो मेरे ख्याल में इसके सपोर्ट में हो सकते हैं?
नहीं, लेकिन अभी तक तो जिसने भी परमानेंट सीट जो हमारे को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में मिलना है उसका चीन ने विरोध करा है। और वही बात मैं कह रहा हूं कि अगर कोई भी देश बिठाया नेहरू जी ने सिक्योरिटी काउंसिल से, कोई भी देश अगर वीटो पावर का इस्तेमाल ना कर सके, भाई अगर सारे देश एक साथ खड़े हुए एक देश अगर वीटो पावर का इस्तेमाल करके अगेंस्ट हो जाता तो वो वहीं पर मामला रद्द हो जाता है। प्रफुल्ल बख्शी जी, मैं आपकी तरफ आऊंगा। अब ऐसी स्थिति में ये एक छोटी सी शुरुआत जरूर है जो आज जिस समझौते का जिक्र किया गया, लेकिन इसके आगे बहुत सारे बिंदु, बहुत सारे मुद्दे, बहुत सारे इलाके, बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जिनको सुलझाना अभी बाकी है। और उसके बाद अक्साई चीन या फिर पीओके का वो हिस्सा जो कि चाइना के कब्जे में है, अरुणाचल का वो हिस्सा, ये सारे नेक्स्ट स्टेप की बातें हैं। ये सटीक वक्त है उस पर पहल किया जाए। देखिए ऐसा है, ये हमारी हिंदी लैंग्वेज है, बड़ी अच्छी है। पहल किया जाए का मतलब क्या है? पहल किया जाए कोई वार्तालाप थोड़ी है, इसका ये बैटलफील्ड का आंसर है। पहल किया जाए का मतलब है जो आप कह रहे हैं इसका सिर्फ हल जंगे मैदान में होगा। क्या हम लड़ने को तैयार हैं? पहले हमसे ये पूछा जाए। अगर हम लड़ने को तैयार होते तो गलवान में घुसते नहीं, हमारे सामने देखते देखते 1.5 महीने तक अंदर आते रहे, हम चुप बैठे रहे। क्यों? कोई कारण था? क्योंकि हमारा विल नहीं है, विल टू फाइट। फौज तैयार है लड़ने के लिए, लीडरशिप तैयार नहीं थी। ये प्रॉब्लम है, और जब तक आप में ये प्रॉब्लम रहेंगी हम सब। मगर प्रफुल्ल बख्शी जी, लीडरशिप तो ये कह रही है हमने पूरा राइट दे रखा है सेना को, जहां ऐसा लगे वो उनके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। नहीं है, ये बात गलत है, ये सिर्फ कहने की बातें हैं। कमांडर्स को राइट नहीं है। अगर होता तो आईटीबीपी कैसे बैठी हुई थी? 1.5 महीने तक आईटीबीपी बैठी रही और होम मिनिस्ट्री को रिपोर्ट। आपके हिसाब से सरकार की फिर क्या मंशा हो सकती है? आपकी बात को अगर सही माना जाए, हालांकि इसमें जवाब देंगे वो, लेकिन इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? पॉलिटिकल विल पावर नहीं है। मेरे से पूछिए, इसकी वजह यह है कि हमारे गवर्नमेंट में ब्यूरोक्रेसी तगड़ी है, और ब्यूरो इतनी पैरामिलिट्री फोर्सेस बनाई हैं क्योंकि फौज से डर लगता था। नेहरू जी ने बनाई थी 55 में, रशिया का कॉपी करके। रशिया की पैरामिलिट्री फोर्सेस इसलिए बनी थी, और यह कारण था। और इसी कारण हमको हर बार लड़ाई जीतने के बाद हमारी फौज की ऑर्डर ऑफ प्रोटोकॉल में नीचे आती है। ठीक है कैप्टन बीएन झा जी, ठीक है बीएन झा जी रिस्पॉन्ड कीजिएगा सर। जी, बख्शी जी ठीक कह रहे थे, क्योंकि ये लोग सिविलियन। आप सहमत हैं बख्शी जी की बातों से? क्या नहीं, पॉलिटिकल विल पावर इसको लेकर के बड़ी बहस हुई है, बड़ी चर्चाएं हुई, बड़ा हंगामा हुआ। सरकार ये कहती है कि पॉलिटिकल विल पावर पूरे तौर पर है, और लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि विल पावर नहीं है क्या असलियत सर? देखिए, ये इतना आसान नहीं होता है कि आप चढ़ाई कर दीजिए और आप अटैक कर दीजिए जी, और वो भी चीन के अगेंस्ट में। अगर लड़ाई करना ही होगा तो सेना फिर टूट पड़ेगी। लेकिन ये जो डिसीजन है ना, ये डिसीजन काफी कॉम्प्लिकेटेड है। ये ना सेना अकेले ले सकती है, ना सरकार अकेले ले सकती है। ये जो स्ट्रेटेजिक जो डिस्कशन होती है उसके ऊपर में ली जाती है, और हर पक्ष को साथ में रख के ली जाती है। लड़ाई क्यों? क्योंकि गलवान में हमारे 20 लोग मर गए, इसलिए चीन के साथ लड़ाई किया जाए। इसीलिए गलवान में उसको अटैक किया जाए कि कल को पूरा डेप्सांग जो है, पूरा डेप्सांग में चीन आपके ऊपर में आ जाएगा, दौलत बेग गोल्डी चली जाएगी, काराकोरम तक चला जाएगा आपका। कोई नहीं रोक पाएगा उसको, कोई नहीं रोक पाएगा। अभी जो स्थिति है, अभी ही नहीं, आज से जो 1 साल पहले की स्थिति है, जब से चीन की सेना डेप्सांग में बैठी हुई है, वो एक्सिस ऐसा है जो कि आप चीन को नहीं रोक पाएंगे। तो क्या आप इस छोटे से एरिया के लिए पूरा एरिया गंवाना चाहते हैं? चलिए मैं सबके पास एक बार आना चाह रहा था, लेकिन बहुत माफी के साथ में वक्त बिल्कुल खत्म हो चुका है। अनिरुद्ध सिंह साहब, मैं समझ सकता हूं कि आप पक्ष रखना चाहते थे, लेकिन आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया। अनिरुद्ध सिंह जी, विनोद सिंह जी, फखरुल हसन जी, विपिन शर्मा जी, रिटायर्ड कर्नल गोपाल सिंह साहब, रिटायर्ड कैप्टन बीएन झा जी, प्रफुल्ल बख्शी जी, आप लोगों ने वक्त निकाला और इस माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म के जरिए देश प्रदेश और लोगों में बैठे हुए लोगों के सामने ये तमाम बिंदुओं को लेकर के आपने उसकी असलियत क्या है, मुश्किल क्या है, समस्या क्या थी, कितनी हल हुई, आगे कैसे हल हो सकती है, और ये जो स्थिति है, इस स्थिति में और इन परिस्थितियों में आज का जो समझौता सामने आया है, जाहिर तौर पर उसके लिए एक बेहतर तस्वीर सामने दिख रही है कि आगे शायद कुछ बेहतर होने जा रहा है। इसी उम्मीद के साथ में इस चर्चा को आज यहीं पर विराम लगाते हैं। आप देखते रहिए R9 TV।